Namaskaram. So, we have started with the GST law. Amazing law, in fact. It's one of the perfect legislation of India, in my understanding. Implementation level पे भले जो भी challenges आएंगे because implementation of very big law always takes time. And it's a newborn baby, technically. 2017 में ही तो born हुआ है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक इनकम टैक्स के जैसे वेल सेटल होना चाहिए. इनकम टैक्स भी आज तक वेल सेटल नहीं है, कंपनीज एक्ट भी वेल सेटल नहीं है. देर आर ऑल्सो सम लिटिगेशन गोइंग ऑन. सो ऑब्वियसली जीएसटी बीइंग अ वेरी न्यू लेजिस्लेशन विच हैज़ इम्पैक्टेड ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंट्री. मतलब एवरी सिटीजन, मतलब जो भी यहाँ पे रेसिडेंट है, सिटीजन है, एवरी कंपनी, एवरी एसएससी, सबको अफेक्ट करने वाला ये लॉ है. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वेरी मच क्लियर कि अगर इसको मैनुअल तरीके से अगर रखेंगे हम, मैनुअल मतलब अगर एसएससी और ऑफिसर अगर एक दूसरे को आमने सामने मिलना चालू हो जाएंगे तो ह्यूज स्कैम एंड करप्शंस होना चालू हो जाएगा. तो डे वन दे हैड वेरी मच क्लियर इंटेंट कि ये सब कुछ एक कॉमन पोर्टल पे चलेगा. देयर विल बी अ पोर्टल. जैसे शेयर मार्केट में आपको पता है, यू नेवर नो द बायर एंड सेलर. ठीक है ना, आपको कोई आपका शेयर बिकता है, आपको नहीं पता लेकिन किसने खरीदा, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्कैम इज नॉट हैपनिंग इन द मार्केट नाउ. नहीं तो पहले मार्केट को रेगुलेट किया जाता था. हमें अगर प्राइस के साथ खेलना है, अगर मुझे पता है आप सेलर हो मैं बायर हूँ, तो हम लोग एक ऑफ मार्केट प्राइस डिसाइड करके मार्केट पे प्ले कर सकते थे. बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज देर इज अ प्रॉपर सेगमेंटेशन कि एक कॉमन पोर्टल है जिसके ऊपर लोग बाय एंड सेल के ऑर्डर डालते हैं. वी नेवर नो हमने किससे खरीदा और जिसने बेचा उसको भी नहीं पता होता किसको बेचा. तो सिमिलरली ऑफिसर, गवर्नमेंट, the people, then the assessees, they should interact with everyone but through common portal. और उनको नहीं पता होना चाहिए कि सामने कौन है. With this idea, this particular portal had come into existence. इसके पहले every state government had their own portal for VAT. VAT multiple laws, मतलब 15-17 एक्ट है जो इसमें मर्ज हुए. तो एक्साइज का हमारा पोर्टल अलग था, सर्विस टैक्स का पोर्टल अलग था, सीएसटी का पोर्टल अलग था, वैट का पोर्टल अलग था. तो एज अ प्रैक्टिशनर वी यूज्ड टू लर्न अबाउट मल्टीपल पोर्टल्स एट अ टाइम, जो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि आपको पता है टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं हर पोर्टल पे. जीएसटी कॉमन पोर्टल इज वन ऑफ द स्मूथ पोर्टल वी हैव. बहुत स्मूथ है पोर्टल. एटलीस्ट पोर्टल हैंग नहीं होता, पोर्टल गिव अप नहीं करता. इनिशियली करता था, अभी नहीं. अभी पोर्टल की साइड से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी. हाँ, वो कभी तो बहुत अभी 365 डेज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पोर्टल टू रन स्मूथली. जब करोड़ों लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसका भी अपना एक कैपेसिटी है. बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जितने भी आज तक पोर्टल डेवलप हुए गवर्नमेंट से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल. आप लोगों को पोर्टल दिखाने की वैसे खास ज़रूरत तो नहीं है, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ gst.gov.in. कितना क्विकली ओपन हो गया, एकदम लाइक वेरी एकदम स्मूथ पोर्टल है. आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, जो भी करना है कर सकते हो आप यहाँ से. एंड एवरीथिंग इज देयर. मतलब सर्विसेज में आप देख सकते हो क्या क्या है. थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो यू कैन ईजिली रीड. सर्विसेज में यू कैन सी द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन में भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन, पेमेंट में आप देख सकते हो, चालान क्रिएट कर सकते हो. यूज़र सर्विसेज में आप HSN कोड सर्च कर सकते हो. यहाँ से भी आप HSN कोड सर्च कर सकते हो. आपको अगर कोई HSN कोड में कल बता रहा था ना, HSN का फुल फॉर्म क्या, इफ़ यू रिमेंबर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो 8 डिजिट कोड होता है जहाँ पे जीएसटी का रेट लिखा जाता है. और अगर सर्विस होगा तो SAC, ठीक है ना, सर्विस अकाउंट कोड होता है. जनरेट यूज़र ID फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट. देन और क्या क्या है यहाँ पे, कॉज लिस्ट है, वेरीफाई RFN है, हॉलीडे लिस्ट है, लोकेट GST प्रैक्टिशनर्स है, सर्च एडवांस रूलिंग. देन इसमें रिफंड है. रिफंड का आपको पता है, मैंने बताया था, जीरो डेटेड सप्लाई करने वाले यूजुअली क्या करते हैं, रिफंड के लिए क्लेम करते हैं. या तो इन्वर्टेड सेल होता है. इन्वर्टेड सेल मतलब आपका इनपुट हायर रेट पे टैक्स होता है और आउटपुट आपका लोअर रेट पे टैक्स होता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा जाता है. तो फिर उसके केस में आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो. तो रिफंड की यहाँ पे है. ई वे बिल का पोर्टल हमारा अलग है. तो ई वे बिल इज नॉट ऑपरेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल. आपको पता ही होगा ई वे बिल का आपका
पोर्टल ही अलग है ना, ये प्रोसीड करेंगे तो ई वे बिल पोर्टल पे लेके जाता है। तो ई वे बिल का पोर्टल जो है वो रोड मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आता, मतलब इट्स नॉट अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ई वे बिल मतलब डेटाबेस है, गवर्नमेंट का जो डेटाबेस का मिनिस्ट्री है वो वहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में जाएंगे हम, ई वे बिल पे बाद में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं पहले। अभी अपन कहाँ पे ध्यान देते हैं, पोर्टल पे। तो ई वे बिल का भी है। फिर जीएसटी लॉ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जीएसटी का बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या मतलब रीड कर सकते हो पूरा। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है आप देख सकते हो, सारे स्टेट्स के लिए उन्होंने जो भी लॉ बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अपने अपने, अब जैसे महाराष्ट्र पे मैं क्लिक करता हूँ तो इट विल अगेन टेक टू बी द महाराष्ट्र वाला महा जीएसटी वाला पोर्टल। ओके, तो महा जीएसटी वाला पोर्टल पे अपने को वैसे तो कुछ काम होता नहीं है, बट एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन शेयर ऑफ द पोर्टल ना, हर स्टेट का अपना एक होगा, राइट, जो पहले वैट पोर्टल हुआ करता था। देन ऑफलाइन टूल्स है जीएसटी के, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में जाके देख लेते हैं क्या है स्टैटिस्टिक्स, कहाँ से डाउनलोड करें। टैक्स कलेक्शन में अपन लोग देखते हैं अभी का लेटेस्ट वाला, ये उन्होंने एक्ट वाइज दिया, वो जाने दो, स्टेट वाइज देखते हैं कि विच स्टेट विन, स्टेट वाइज टैक्स कलेक्शन किधर गया ये, बाबा रे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। आपको ये लास्ट वाले नंबर के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी येलो किया उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, नेट रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, फाइनेंशियल ईयर अप टू अक्टूबर, मतलब कितने महीने हो गए, 7 मंथ, हाँ 7 मंथ का कलेक्शन देखो कितना है यहाँ पे। तो दीज आर अमाउंट्स इन करोड्स। तो जीएसटी ने अभी तक कितना करोड़ कमाया हुआ है, 11,27,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 11.27 लाख करोड़ की आप बात कर सकते हो, राइट। तो अच्छा खासा कलेक्शन है कि नहीं है। अब मंथ वाइज देखना होगा तो आप देख सकते हो अप्रैल में 1.91 लाख गया हुआ है, दिख रहा है आपको, अप्रैल का टोटल का कॉलम, ये वाला कॉलम, मैं आपको कॉलम अभी हाईलाइट करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है आपको 1 लाख, हाँ 191 आ रहा है यहाँ पे, आगे जा रहा हूँ 1.91 मतलब ऑलमोस्ट 2 टच किया था। अप्रैल में ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में मार्च का बिलिंग होता है, मार्च में हमेशा बिलिंग पुश होता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हमने टच डाउन किया था। 1.5 का हमारा एवरेज बनता है यूजुअली, 1.5 लाख करोड़ तक का हम मंथली गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन देते हैं। तो दिस इज़ 1.44, दिस इज़ 1.53 जून में हुआ था, जुलाई में इट इज़ 1.65। कैन यू सी इंक्रीजिंग ट्रेंड, हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे जाते हैं, अगस्त में कम हो गया 1.50, सितंबर, एंड अक्टूबर में अगेन 1.68 रिकवरी हो गया, क्योंकि मानसून की वजह से बीच में थोड़ा बिजनेसेस वगैरह थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। एंड तो 1.5 का एवरेज पड़ता है अगर आप एवरेज निकालते हो तो, विच इज गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2 लाख का एवरेज होना चाहिए। क्या, नहीं नहीं, ये ऑल इंडिया है, दिस इज ऑल इंडिया, दिस इज ऑल इंडिया, इट्स नॉट महाराष्ट्र। स्टेट वाइज आपको देखना है तो आपको यहाँ पे जाके अगले इसमें देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का कितना। ऑब्वियसली महाराष्ट्र विल बी एट टॉप। अब आपको अगर टोटल कॉलम में दिखा दूँ अभी तक का ना, तो दिस इज अ कॉलम दैट यू शुड बी लुकिंग इनटू। And this is your, if you wanted to check Maharashtra, then this is a Maharashtra wala number.
तो महाराष्ट्र का कलेक्शन अब तक के इसमें 2 लाख करोड़ है। यू कैन सी विच इज द हाईएस्ट नंबर ना पूरे सीरीज में। आप देख सकते हो कि जैसे पहला कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4,000 है, 6,000 है, पंजाब में 15,000 है, चंडीगढ़ 1,000 है, उत्तराखंड 12,000 है, देन व्हाट इज दिस, हरियाणा 68,000 है, दिल्ली 46,000 है, राजस्थान 30,000, उत्तर प्रदेश 66,000, बिहार 11,000, सिक्किम 2,000, देन अरुणाचल प्रदेश हंड्रेड्स में, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, ये बताया था ना मैं, नॉर्थ ईस्ट मेघालय में थोड़ा अच्छा है, 1200 है, मतलब उनमें नॉर्थ ईस्ट में मेघालय इज डूइंग बेटर, आसाम इज अगेन डूइंग बेटर। आसाम में देखो 10,000 है, ठीक है, आसाम इज डूइंग रियली गुड। विजिबल है ये? आसाम का लॉ भी आपको पता चलेगा, थोड़ा अलग लॉ होता है। आसाम को हम नॉर्मल स्टेट में मानते हैं, वी डोंट हैव एनी स्पेशल स्टेटस फॉर आसाम। कल आपको मैंने 10 स्टेट्स के नाम बताए थे। मामी नात्री में 10 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, और एटीएम यूपीएस में अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, ठीक है ना, यूपीएस में उत्तराखंड, पी में पुडुचेरी एंड यूपीएस, एस फॉर सिक्किम। तो उसमें आसाम नहीं है कहीं पे भी। नॉर्थ ईस्ट के मतलब जो स्पेशल स्टेट्स है उसमें का आसाम नॉर्मल स्टेट में आता है, क्योंकि जो स्टेट 10,000 करोड़ कमा रहा है वो नॉर्मली माना पड़ेगा ना, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल 39,000, उत्तराखंड झारखंड 20, देन ओडिशा 34, देन छत्तीसगढ़ 21, मध्य प्रदेश 25, गुजरात 78, दमन एंड दीव छोटू सा ही है, वहाँ पे लोग दारू पीने ही जाते मैक्सिमम, तो उनका वैट कलेक्शन ज़्यादा होगा। दादरा नगर हवेली 2,000। अभी इन दोनों को मर्ज किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, ये दोनों को मर्ज किया, इसलिए इसका इधर यहाँ पे नीचे बुक हुआ है। महाराष्ट्र अनबीटेबल 2 लाख, कर्नाटका 91, गोवा 4,000, लक्षद्वीप मोदी जी बीच में जहाँ पे गए थे, छोटू सा जो आइलैंड है, केरला 19,000, तमिलनाडु 75, पुडुचेरी दिस, अंडमान निकोबार, तेलंगाना 35, आंध्र प्रदेश 26, लद्दाख 200, अदर टेरिटरी एंड सीबीआईसी का कुछ रहेगा अलग से रेवेन्यू। एंड इंपोर्ट्स के ऊपर 3 लाख लिया है लोगों ने। इंपोर्ट्स के ऊपर आईजीएसटी लगता है ना, कस्टम्स के थ्रू, मैंने बताया था आपको। तो दिस इज द डेटा, क्लियर है? तो इस डेटा से क्या पता चलता है आपको, स्टैटिस्टिक्स से क्या पता चलता है कि जीएसटी का फ्यूचर ब्राइट है ना, मतलब। एंड बजट के हिसाब से बात करूं तो लिटरली हम बजट का 50% रेवेन्यू, बजट हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज द रेवेन्यू इनकम ना गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या, जमीन बेच रहा है क्या, कंपनी सेल कर रहा है कि कमा रहा है गवर्नमेंट, इट इज अर्नड बाय गवर्नमेंट ना, तो इसको रेवेन्यू बोलते हैं ना हम लोग, रेवेन्यू आइटम है। तो 50% तो ओनली इनका दिस जीएसटी इज टेकिंग केयर, और गोइंग फॉरवर्ड और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट आने वाले। तो ह्यूज स्कोप फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द एंड, गवर्नमेंट एंड एज वेल एज फ्रॉम कंसल्टेंसी एंड, या आप जो बिजनेस में उस एंड से अगर बात करेंगे तो जीएसटी लर्न करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जीएसटी अभी खेलना चालू हुआ है, छोटा बच्चा है, अभी तो ग्रोन अप मैन नहीं है। जब ग्रोन अप हो जाएगा तो लिटिगेशन कितने बढ़ेंगे ना। तो जीएसटी फाइलिंग में ही खाली स्कोप नहीं है, फाइलिंग में तो है ही, चलो वो तो आपको ब्रेड एंड बटर दे देगा आपका, लेकिन अगर आपको मक्खन कमाना है, अगर आपको प्रीमियम कमाना है, ठीक है ना, तो आपको फिर लिटिगेशन में उतरना पड़ेगा, विच इज द इंटेंट ऑफ अस, कि हमें धीरे धीरे हम ये सब वीडियो बनाना या नॉलेज बेस बनाने में हम चालू ही क्यों है, बिकॉज वी वांटेड टू इंटर इनटू लिटिगेशंस नाउ। फाइलिंग में तो हम अच्छे हैं, रजिस्ट्रेशन में अच्छे हैं, नॉर्मल प्रोसीजर में अच्छे हैं। नाउ दैट इज अचीव, दैट माइलस्टोन इज ऑलरेडी क्रॉस्ड। द नेक्स्ट माइलस्टोन इज लिटिगेशन, कि केसेस हमारे पास आने चाहिए, वेयर वी विल चार्ज lakhs rupees पर केस, मिनिमम लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा हमारा इनकम चालू होगा एक एक केस में से, क्योंकि उतने बड़े बड़े लिटिगेशन आने वाले हैं। 10 करोड़ की नोटिस, 15 करोड़ की नोटिस, 25 करोड़ की नोटिस, अब उतना हैंडल करने के लिए इंसान यार 5-10 लाख रुपया तो डिजर्व करता है। तो हमें लिटिगेशन में जाना है, दैट्स ए रीजन आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू गाइज कि प्लीज टेक दिस पर्टिकुलर लॉ वेरी सीरियसली। आने वाले 1 से 2 साल में यू कैन सी सो मेनी लिटिगेशन हैपनिंग अंडर जीएसटी लॉ, एंड वी विल हैव अवर नेम
इन द लिटिगेशन मार्केट कि अगर इनके पास जाते हैं तो चीज़ें सॉल्व होती है एट अ रीजनेबल प्राइस। जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो प्राइस भी क्या है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, चलें आगे। तो दिस इज हाउ द होल पोर्टल इज। पोर्टल बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टल है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सब कुछ पोर्टल पे होता है। आपको ऑफिस में जीएसटी ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इजंट इट। अगर जीएसटी पोर्टल पे नहीं आता तो हम गुरुकुल रूरल एरिया में स्टार्ट नहीं कर सकते थे, हमें मुंबई में ही रहना पड़ता फिर, क्योंकि हर बार डिपार्टमेंट में भागना पड़ता। कोई भी छोटी चीज़ हो डिपार्टमेंट जाना है, कोई पहले वही होता था। हफ्ते में के 4 दिन तो हम डिपार्टमेंट में जाते थे, या तो इनकम टैक्स है तो वैट। सीए ऑफिस में डिपार्टमेंट विजिट इज लाइक वेरी ऑब्वियस, मतलब आप ऑफिस में फ़ोन करो सीए अवेलेबल नहीं है, 90% चांस है कि डिपार्टमेंट में। और दैट्स हाउ इट वाज ऑपरेटेड। ठीक है ना, मतलब हम पुराने ज़माने में बोला जाता था अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु नोज द लॉ और हु नोज द टैक्स। अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु नोज द टैक्स ऑफिसर्स। जिसको ऑफिसर पता है, जिसके साथ ऑफिसर की पहचान है, सलाम साहब है, दिवाली पे गिफ्ट जा रहा है, न्यू ईयर पे गिफ्ट जा रहा है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जिसको हम एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस बोलते थे। कि जो एक्सपीरियंस है 25-30 साल से डिपार्टमेंट में जा रहा है तो प्यून से लेके कमिश्नर तक सबसे पहचान बना के रखता है। और हम इनएक्सपीरियंस लोग जब डिपार्टमेंट में जाते थे तो हमें इतना इंटरटेन नहीं किया जाता था। अब देखो ना, लेवल फील्ड है, सेम कॉमन लेवल है अभी सबके लिए। अभी आप 40 साल का भी अनुभव रहेगा तभी भी आपको इसी पोर्टल पे काम करना है। मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी मुझे इसी पोर्टल पे काम करना है। तो पोर्टल इज नॉट डिफरेंट। और आपको 4 महीने का एक्सपीरियंस रहेगा तभी भी सेम पोर्टल है। तो नाउ इज इट अ टेक्नोलॉजी, नाउ इट इज द नॉलेज, नाउ इट्स नॉट पहचान सेटिंग का धंधा नहीं है अभी। अभी धंधा किसका है, नॉलेज का है। नॉलेज पे खेलो अभी आप। एंड स्केलेबल बिजनेस है, डेफिनेटली दिस बिजनेस इज स्केलेबल बिजनेस। आप 1000 क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो और 5000 क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो, 10,000 क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो इफ यू बिल्ड अ राइट टीम एंड राइट सिस्टम्स। इट डजंट टेक मच एफर्ट टू स्केल जीएसटी वाला बिजनेस। और आपकी अगर 10-12 हज़ार क्लाइंट का अगर आगे जाके पोर्टफोलियो बन जाता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 ईयर्स ना, 4-5 साल में 2030 तक अपना अगर 10,000 क्लाइंट का अगर पोर्टफोलियो बन जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि काम की कोई कमी होगी नहीं, जिंदगी भर काम करते रहो, फिर पहुंचो वहां तक। फिर उसके लिए अगर पोर्टल डेवलप करना पड़े, हमारा कोई अगर वेब पोर्टल होना चाहिए तो डू इट ना, इन्वेस्ट सम मनी। और जब ऐसे भी 1000-1500 क्लाइंट हो जाएंगे तो मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम आई गेस ना। 1000-1500 क्लाइंट भी अगर हो जाते हैं, जब भी जहां पे हम लोग है उसका 5x करना है हमें, अभी मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल रीच दैट 1000 वाला बेंचमार्क। जहां पे 1000 क्लाइंट आने के बाद 1000 क्लाइंट में अगर मैं 2% भी पकड़ लूँ तभी भी यार 20-25 केसेस तो हर साल नए ओपन होने हैं। 2% पकड़ रहा हूँ, वी शुड बी आइडियली 10%। अगर 1000 क्लाइंट है तो 100 केसेस ओपन होने चाहिए। या उनके कांटेक्ट में कुछ लोग होते हैं, वो बताते हैं कि अरे भाई हमारा सीए बहुत बढ़िया है, हमारे कंसल्टेंट बहुत अच्छे लोग हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस देते हैं। केस ओपन होने के बाद ढूंढते हुए लोग आते ही है। फाइलिंग के लिए लोग ज़्यादा ढूंढते नहीं है मार्केट में कि कौन फाइलिंग अच्छा करता है, कौन फाइलिंग अच्छा करता है। कोई भी चल जाता है, कंसल्टेंट भी चल जाता है, बच्चे भी चल जाते हैं। केस जब आती है और जिसको पता है कि ये केस है, इसमें मेरे को मजबूत पेनाल्टीज वगैरह लग सकती है, अब इंसान द बेस्ट। देखो आपको अगर नॉर्मल लूज मोशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल फीवर है, तो आप किधर खुद ही जाके केमिस्ट पे जाके मेडिसिन ले लेते हो, या मैक्सिमम आप अपने लोकल किसी भी रैंडम क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करा लेते हो। जब आपको पता चलता है कि नहीं ब्रेन सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, अब आप ऐसे मेडिकल दुकान पे जाके मेडिसिन नहीं लेते ना, देन यू सर्च फॉर द बेस्ट। So within 5 years of time, we have to become the best. We are already better than many others, but we have to become best. और बेस्ट जो होता है ना वो रोज रीड करता है। जीएसटी भगवत गीता बन जाती है उसके लिए। रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, याद है, हर पॉइंट याद है, फिर भी पढ़ना है, तब कुछ तो ऐसा क्लिक होता है ना, 1 क्लिक एंड देन यू आर फ्रॉम ऑर्डिनरी टू दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में खाली वो एक्स्ट्रा एफर्ट का जो एक्स्ट्रा लगा है ना उतना ही लगता है। People are putting ordinary effort, so they are generating ordinary revenue. We are putting extra effort, so one day will come when we will move from ordinary to extraordinary services, physical to digital ना, मतलब that is just 1 click away. तो वो प्लीज़ आप लोग थोड़े अलर्ट हो जाओ, थोड़े रहो, मतलब मुझे क्या है ना, देखो ये सेशन के साथ
आई वॉन्टेड टू गिव यू फ्यूचर ऑल्सो कि जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ टेम्पररी लॉ. गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अप जीएसटी. कैन दे गिव अप? कोई भी प्रधानमंत्री होने दो, किसका भी जो लॉ महीने का 2 लाख करोड़ कमा के दे रहा है गवर्नमेंट को, डू यू थिंक दे आर गोइंग टू एवर सरेंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट? पॉसिबल भी है क्या? तो कोई अगर मुझे पूछता है कि अरे यार सीए में फ्यूचर है कि नहीं है, एआई विल टेक केयर, कैसे करेगा भाई? एआई नोटिस का रिप्लाई नहीं लिख सकता, एआई जाके कोर्ट में लड़ नहीं सकता. हाँ, एआई फाइलिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता है, सिस्टम बना सकता है जिससे हम स्केल कर सकते हैं. तो हमारे लिए एआई इज नॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट एनिमी, इट्स अ एडिशनल टूल. हाँ, आपके लिए एनिमी कब बन सकता है एआई? when you don't know and you don't know how to upgrade yourself. And we are tech oriented people, we know how to upgrade ourselves, and we can go to the zero and we can learn from zero. As a Gurukul, we stand together. Everybody doesn't have to have expertise of AI and all. अपने पास जितना बेसिक्स है उतने में चल जा रहा है. And then institute is running a dedicated course for artificial intelligence. We'll pursue that. Right now it is open only for chartered accountant. I'm pretty sure कि अगर आने वाले दिनों में अगर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, they will open it for student also. अगर एआई सीखना है तो सीखो ना, गवर्नमेंट भी वही बोल रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट भी वही बोल रहा है. अगर एआई से आपको डर लग रहा है, क्यों डर लगा? क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो क्या उसका सोल्यूशन क्या है? सीख लो, लर्न करो. वंस यू लर्न इट, it won't become a fearful activity for you. Then you will become the leader for that. You will lead through AI, which is just an investment of couple of months. सीए बनने के लिए यार इंसान 5-5 साल लगा देता है. एआई सीखने के लिए अगर 3 महीने दे दो तो पूरा एआई समझ में आ जाएगा. यू कैन डेवलप योर ओन एआई, लेकिन 3 महीने आपको रिगरसली उसमें डालना पड़ेगा. तो फॉर अस टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बैरियर, टेक्नोलॉजी इन फैक्ट इज अ ब्लेसिंग. तो यूज टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट, यूज मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो बहुत बढ़िया पोर्टल है, बहुत अच्छा मैंने बताया. अच्छा, इस पोर्टल पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बहुत पहले से बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ये लाइन मैंने बोला है हर बार. तो सर पता रिकॉर्ड कौन रखेगा कि एग्जैक्टली गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हुआ? पोर्टल रखेगा. अपने को मैन्युअली कुछ नहीं करना है. द रिकॉर्ड विल बी केप्ट बाय पोर्टल ना. तो दिस पोर्टल इज नोन एज द कॉमन पोर्टल. सर इसको कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर सब लोग इंटरेक्ट करते हैं. तो ऑफिसर के लिए अलग पोर्टल नहीं है, ऑफिसर भी इसी पोर्टल पे काम करते हैं, असेसी भी इसी पोर्टल पे काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो डेटा निकालना होता है वो डेटा भी इसी पोर्टल से एक्सट्रैक्ट होता है. सब कुछ एक ही पोर्टल से होता है. हम सीए लोग, कंसल्टेंट लोग भी इसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होते हैं. अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो भी इसी पोर्टल से इंटीग्रेट करते हैं. तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वन पोर्टल. दैट्स द रीजन इट इज नोन एज common portal. It is also known as common portal for one more reason. There is no portal state wise. हर स्टेट का अपना अलग से पोर्टल नहीं है, यही पोर्टल है, इसलिए भी इसको कॉमन पोर्टल है. और एक रीजन बताता हूं इसको कॉमन पोर्टल क्यों बोलते हैं. सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, यूटीजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का, या एक्ट अलग अलग है. जो लॉ है वो क्या है, अलग अलग है. उसके पोर्टल अलग अलग नहीं है. उनका पोर्टल एक ही, मतलब मल्टीपल एक्ट का पोर्टल एक ही. इसके लिए भी इसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं. सर तो मल्टीपल फीचर्स, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही पोर्टल, पेमेंट के लिए भी यही पोर्टल, कोई एप्लीकेशन करना है यही पोर्टल, अमेंडमेंट करना है यही पोर्टल, नोटिस आनी है यही पोर्टल, नोटिस का रिप्लाई देना है यही पोर्टल. मतलब इसके लिए भी इसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं. इस पोर्टल फॉर एवरीथिंग एंड पोर्टल फॉर एवरीवन. दैट्स द रीजन इट इज नोन एज कॉमन पोर्टल. ठीक है, चलो आगे. ये जो पोर्टल है ना, ये जीएसटी नेटवर्क करके एंटिटी उसने बनाया हुआ है, GSTN. ठीक है ना. और इसका फंक्शन क्या क्या है, इस पे क्या क्या होता है, मेन उन्होंने लिखा है. रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग रिटर्न्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग MIS रिपोर्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल. टैक्स पेयर का प्रोफाइल आप देख सकते हो. कैसे देख सकते हैं टैक्स पेयर का प्रोफाइल भाई मेरे? फिर से पोर्टल पे जाता हूं. वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्च टैक्स पेयर. दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो मैं सर्च टैक्स पेयर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे आता है सर्च बाय पैन, सर्च बाय टेम्पररी आईडी, सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर, और सब पहला आता है सर्च बाय जीएसटीएन। तो मैं सर्च बाय पैन दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास किसी एसएससी का पैन बहुत आसानी से होता है, तो मुझे बाकी का किसी का नहीं पता, मेरे को अपना पता है तो मैं अपना डाल देता हूँ। तो मैंने पैन डाल दिया, यहाँ पे कोई एक नंबर है यहाँ पे 298467 हमने सर्च किया तो मेरे नाम पे एक यहाँ पे जीएसटी मेरा जो पैन लिंक है वो ओपन हो चुका है। एंड देन यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, एंड फिर से आपको क्या करना है 675475, तो फिर यहाँ पे अपना डिटेल आ जाता है। तो मेरा लीगल नेम है, जो मेरे पैन पे नाम होता है वो लीगल नेम हो गया, हमारा ट्रेड नेम राम पटेल एंड एसोसिएट, मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है छोटी सी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो, आई ऑलवेज फील प्राउड, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ फ्रॉम द डे 1 जुलाई 2017 पे जीएसटी आया था, और मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी वही है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सर्विस टैक्स लॉ। तो जो भी माइग्रेटेड लोग हैं, हमें क्या बोलते हैं, वी आर नॉट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑन जीएसटी, वी आर माइग्रेटेड टू जीएसटी। हम पहले ओल्ड लॉ में थे, हम सबको माइग्रेट किया गया था जीएसटी लॉ में। इस प्रोप्राइटरशिप, मेरा जीएसटीएन एक्टिव है, डीएक्टिव नहीं है। मैं कौन से टाइप का टैक्स पेयर हूँ, तो रेगुलर, मतलब मैं कंपोजिशन डीलर नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई जुरिडिक्शन है मुंबई के ऑफिस का, वो है, मेरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल बिजनेस दिया है। वेदर आधारित ऑथेंटिकेटेड, क्यों रे बाबा ये जरा कि ऐसा क्यों आ रहा है, आधार ऑथेंटिकेटेड नो क्यों आ रहा है, जरा देखो। हाँ, आना चाहिए ना। ई केवाईसी वेरीफाइड नो, आई डोंट नो, मतलब ये मैंडेटरी होगा तो कर लो फटाफट आधार ऑथेंटिकेशन। मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके हमने इसको रजिस्टर्ड किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है शो फाइलिंग टेबल, ठीक है ना, कि यहाँ पे हम देखेंगे, और फिनेंशियल ईयर आप चेक कर सकते हो। अभी अपन लोग करंट वाला ही देखेंगे कि मैं टाइम पे भर रहा हूँ कि नहीं। अब 2 रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, R1 एंड 3B। R1 में हमारा सेल्स का डेटा जाता है, तो अक्टूबर का हमारा गया है 11 नवंबर पे, तो गया है क्या टाइम पे, बिल्कुल लास्ट डे पे गया है, ठीक है ना। सितंबर का भी 11 तारीख को गया, अगस्त का 10 तारीख को गया, जुलाई का 10 तारीख, जून का 10 तारीख, मई का 10 तारीख, अप्रैल का 8 तारीख। तो पहले हम लोग थोड़ा इंसानियत जैसा काम करते थे, लास्ट में कुछ तो 2 महीने में इनको कुछ हो गया रहेगा कि लास्ट डे पे करते हैं। तो एज अ गुरुकुल भी ऑपरेटेड T-1, मतलब ड्यू डेट जो होता है उसके एक दिन पहले हमें काम करना होता है, ड्यू डेट पे काम नहीं करना होता। कुछ इमरजेंसीज होती है तो हम ड्यू डेट पे काम करते हैं। तो हम लोग का R1 टाइम पे जा रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका ITC प्रोटेक्टेड है। क्यों? मैं टाइम पे रिटर्न, मैं R1 टाइम पे भरूंगा तो ही आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो ही आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप पोर्टल पे जाके किसी भी पर्सन से जब डीलिंग करते हो तो आपको पहले क्या करना चाहिए, सिंपल सा उसका पैन या जीएसटी नंबर लेके जाके सर्च करना चाहिए कि वेदर द पर्सन इज अ रेगुलर टैक्स फाइलर और नॉट, ठीक है ना। खाली सर R1 भर के मतलब नहीं है, टैक्स का उसका जो अमाउंट आता है वो भरना भी चाहिए गवर्नमेंट को टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे 3B का जो ड्यू डेट होता है वो 20 तारीख होता है, ठीक है। तो कहीं पे 16 मई पे भरा है, कहीं पे 16 जून, 16 जुलाई, 20 अगस्त, तो यहाँ पे एकदम लास्ट डे पे भरा होगा। देन 17 सितंबर है, 16 है, 18 है, तो आप देख सकते हो कि हम टाइम के पहले ही भर रहे हैं। तो यू कैन कंसिडर अस इन द कैटेगरी ऑफ गुड टैक्स पेयर, लॉ अबाइडिंग टैक्स पेयर, ऐसे हम मान सकते हो। और अब ये चेकिंग करना बहुत डिफिकल्ट था क्या? वॉज इट वेरी डिफिकल्ट कि आप सीए को फोन करो, हाँ, और सीए चेक करके बता। अरे कोई भी रैशनल बंदा, नॉर्मल बंदा, छोटा अकाउंटेंट आपके ऑफिस का, आप घर पे नाश्ता करते करते किसी से अगर डील करना है, यार जाओ पोर्टल पे, क्लिक करो, पैन डालो या उसका जीएसटी नंबर डालो एंड जस्ट चेक इट, चेक बाय योरसेल्फ। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि किसी का रिटर्न हिस्ट्री हमें ऐसा एकदम 1 क्लिक पे अवेलेबल है। ये पहले सीक्रेट डेटा हुआ करता था, नॉर्मल पब्लिक लिए अवेलेबल ही नहीं था। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मैं फ्रॉड नहीं हूं। अरे जिसका ये सब कुछ रजिस्टर्ड है, एड्रेस वगैरह सब चेक कर रहे हो आप, आपको ठीक ही लग रहा है। जिस एड्रेस से बिल आया है वो भी वही एड्रेस है। तो यू हैव टू चेक
और अगर नहीं होगा तो आपको उसको इंक्वायरी करनी कि क्यों नहीं जा रहा है टाइम पे, क्यों नहीं आपका एड्रेस अलग दिख रहा है, यहाँ पे एड्रेस अलग दिख रहा है, आपने मुझे जो बिल दिया उसका एड्रेस, उसका एसएससी का नाम अलग है, यहाँ पे एसएससी का नाम अलग आ रहा है। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अलर्टनेस। मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये मैच नहीं होगा तो सब चोरी होंगे, देयर कैन बी जेन्युइन रीजंस ऑल्सो। बहुत टाइम तो कंसल्टेंट लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो लोग टाइम पे रिटर्न भरते नहीं है, और टाइम पे रिटर्न नहीं भरने का उनको नहीं समझ रहा, उनकी प्रोफाइल खराब हो रही है, दे आर स्पॉइलिंग द प्रोफाइल ऑफ द एसएससी। क्योंकि कोई भी जाके उसके साथ बिजनेस करने से पहले उसकी प्रोफाइल वेरीफाई करेगा। आगे जाके बैंक जब लोन देना होगा, तो अभी तक बैंक वालों को इतना क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े बैंक वाले अभी चालू हो गए। बैंक वाले आपको लोन देने से पहले आपका प्रोफाइल चेक करेंगे जीएसटी पोर्टल पर जाके, कि भैया ये टैक्स टाइम पे भर रहा है क्या। जो बंदा टैक्स टाइम पे नहीं भर रहा है वो ईएमआई टाइम पे कैसे भरेगा। तो डू नॉट टेक फाइलिंग जस्ट, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और फाइलिंग को लाइटली लेते हैं, अरे चल जाएगा यार, लेट हो जाता है, चल जाता है। कुछ नहीं चलता है यहाँ पे, आपको टाइम पे ही करना है। सर नील रिटर्न भी भरना मैंडेटरी है जीएसटी में, इनकम टैक्स में मैंडेटरी नहीं है। इनकम टैक्स में आपका इनकम नहीं है, पैन लेके रखा है आपने, आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जीएसटी में रिटर्न भरना मैंडेटरी है। जीएसटी जिस दिन आपने ले लिया उस दिन से जीएसटी आपको एप्लीकेबल, जीएसटी का पूरा लॉ एप्लीकेबल हो गया। रजिस्ट्रेशन फ्री में है इनका, देयर इज नो चार्जेस। इसका ये मतलब नहीं कि 2-2, 3-4 निकाल के रख दो फ्री है करके। फेसबुक नहीं है कि आईडी बना लिया बस।